नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 19 होगा और इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और आज की ये जो क्लास रहेगी प्यारे दोस्तों, आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसाने वाली रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको जैसा कि पता है 23, 24, 25 तथा 30, 31 अगस्त को हमारी यूपी पुलिस की परीक्षा है और 12 दिन इसमें मात्र शेष बचे हुए हैं। तो इन अंतिम 12 दिनों में आप अपनी जी तोड़ मेहनत करेंगे प्यारे दोस्तों, जी जान लगाकर एक कर देंगे। इसी के साथ आप इस क्लास की शुरुआत करेंगे। इस तरह की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर कई अन्य प्लेटफॉर्म या फिर मेरे प्लेटफॉर्म के द्वारा पढ़ाई जाती हैं, तो आप इन क्लासेस को ज़रूर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ये क्लासेस सहायतापूर्ण होगी। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें लिखा है निम्न आकृति में विषम कौन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा गया है कमीज, पतलून और कपड़े, इनके बीच का सही वेन आरेख क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। भाई, रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस रहें उनका अपडेट आप लोगों तक पहुँचता रहे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। और हाँ, यदि पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सारी की सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डाल दी हैं, आप वहाँ से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आइए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या होगा। बोला है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो, अभी तक हमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता था, लेकिन इस प्रश्न में मिडिल में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे हमें बताना है साथियों। चलिए देखते हैं तो क्या लिखा है। सबसे पहले 16 है, इसके बाद में प्यारे दोस्तों 32 है, 32 के आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पे अब हम एक बॉक्स बना सकते हैं, इस स्थान पे एक बॉक्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा 192, जिसे हम 192 बोलेंगे, आगे मिलेगा 576, उसके बाद में देखोगे तो प्यारे दोस्तों 1152, क्या मिलेगा 1152। अगर साथियों यहाँ पे आप लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखो 16 से क्या हुआ है 32, यानी का 2 गुना हुआ है। क्या हुआ है दोस्त, 2 गुना हुआ है। उसी प्रकार से अंत में और देखेंगे, अंत में अगर आप और देखेंगे तो 576 का 2 गुना होता है 1152, क्योंकि 76 दूनी 152 होता है और 500 दूनी 1000 होता है, तो 1152 आपको दे रखा है, यानी 2 गुना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। साथियों 192 से अगर देखते हैं, अगर हम देख पाते हैं 192, अगर 192 को आप लोग देखोगे तो प्यारे दोस्तों ये 92 तिया का होता है 276, कितना होता है 276, और 100 तिया का होता है कितना 300, यानी कि सीधा का सीधा मल्टीप्लाई 3 दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्त, मल्टीप्लाई 3 दे रखा है, याद रखेंगे। तो क्या आगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, बताओ प्यारे साथियों, क्या हम यहाँ पे गुणा 3 कर सकते हैं। 32 तिया 96 होता है, क्या किसी ऑप्शन में है मेरे प्यारे साथी, बताइए। हाँ, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 में है, लेकिन उसके आगे का लॉजिक क्या है भाई। 96 में अब हम किसका गुणा करें कि 96 में 2 का गुणा कर दें, क्या सही हो जाएगा, बोलो। 96 दूनी 192, तो आप कहोगे हाँ 192 दिया है, यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक चलेगा वो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 96 आएगा। कैसे आएगा, मेरी बात को समझना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखिए, पहले 2 का गुणा है, फिर 3 का गुणा है, फिर 2 का गुणा है, फिर 3 का गुणा है, फिर 2 का गुणा है। अगर श्रृंखला ऐसे ही आगे चलती रहती तो एक बार 2 का गुणा, एक बार 3 का गुणा, एक बार 2 का गुणा, एक बार 3 का गुणा, इस तरह से क्रम बना रहता, लेकिन श्रृंखला हमारी 1152 पे समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आप बोलोगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे साथियों 96 आएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे साथियों, इसको समझते हैं। प्रश्न में बोला गया है उन पासों का चयन करें जिसे दी गई सीट के लाइनों पर मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक सीट है, इसकी लाइनों को मोड़कर कौन सा पासा नहीं बना सकते। क्या पूछा है, नहीं बनाने को। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना होता है, सबसे पहले ओपन डाइस आपको मिला है। ये क्या है दोस्त, ये आपके सामने एक ओपन डाइस है, और इस ओपन डाइस में आपको करना क्या है,
इसमें प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल अपोजिट देखने हैं, यानी अपोजिट। तो ओपन डाइस का मैंने कई बार बताया है, प्रत्येक तीसरी सतह अपोजिट होती है। क्या होती है दोस्त? प्रत्येक तीसरी सतह अपोजिट होती है। तो यहाँ पे 3 का अपोजिट बनेगा 6, 1 का अपोजिट प्यारे दोस्तों 4 बचेगा। अब एक बनेगी जिगजैग लाइन, जेड लाइन। तो जेड लाइन से हमें 2 का अपोजिट पता चलेगा 5। क्या चलेगा? 5। तो दोस्तों अब यहाँ पे गौर से समझिए, देखो जहाँ भी एक साथ अपोजिट दिख जाएं, जहाँ भी एक साथ अपोजिट दिख जाएं वो पासा कदापि नहीं बनेगा। यानी कि जहाँ भी आपको एक साथ अपोजिट दिख रहा है, यानी 6 3 अगर दिख रहा है कहीं पे, तो वो नहीं बनेगा। क्या ये ऑप्शन नंबर ए है? बनेगा? बोलो भाई। आप कहोगे 5 यहाँ से है, 4 यहाँ से है, 6 यहाँ से है, तो हो सकता है ये बन जाए। ठीक है, अभी हो सकता है ये बन जाए। अब देखो 6 2 1, यहाँ पे 6 है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, दूसरा वाला भी बन सकता है। अब दोस्तों देखेंगे सी नंबर, सी नंबर यानी कि 4 है, 4 है तो यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या मिल रहा है आपको? मिल रहा है यहाँ पे क्या मिला? 4 6 3। देखो 6 3 एक साथ आ गया। मैंने कहा जब भी अपोजिट हो वो एक साथ कभी नहीं दिखेंगे, तो ये पासा नहीं बनेगा। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो प्यारे दोस्त कभी भी पासा नहीं बनेगा। डी का मतलब 4 वाला नहीं बनेगा। तो कौन से विकल्प में है 4 वाला जो नहीं बनेगा? देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है जो 4 वाला नहीं बनेगा। अभी सर लेकिन आप कह रहे थे कि ए नंबर बन सकता है। इसका अब हम रोटेशन चेक करेंगे। प्यारे दोस्तों क्या चेक करेंगे? रोटेशन। रोटेशन का मतलब है कौन सी दिशा में चल रही है। संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक 4 है, यहाँ पे दी है, एक 6 है, यहाँ पे है, और एक 5 हमें यहाँ पे दी गई है। अब समझिए इसमें, अगर मैं 4 से पकड़ता हूँ और 4 से क्लॉकवाइज चलता हूँ तो क्या मिलता है? यहाँ पे 5 मिलता है। लेकिन दोस्तों जब मैं यहाँ पे 4 से क्लॉकवाइज चलता हूँ तो हमें 6 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पासा भी नहीं बनेगा। घड़ी की दिशा हमारी क्रमवार नहीं है, तो पासा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं बनेगा। तो क्या बोलोगे? ए के साथ साथ में डी भी नहीं बनेगा प्यारे दोस्त। क्या नहीं बनेगा? ए के साथ साथ में डी नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में क्या बोला है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला गया है व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के बीच में बैठा है। यानी पी और दोस्तों क्यू के बीच में कौन बैठा है? पी और क्यू के बीच में ए नाम का बंदा बैठा है। अब देखो उसने कहा है पंक्ति ठीक मध्य खड़ा है। पी पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पर है। यानी जो पी नाम का बंदा है ये आरंभ से पंक्ति में 18वें पर है। कितने पर है? आरंभ से 18वें पर है। और उसने बोला है क्यू अंत से 12वें स्थान पर है। अंत से क्यू नाम का जो बंदा है प्यारे दोस्त वो कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। अब आपको समझते जाना है दोस्त, यहाँ पे प्रारंभ से 18वां था, वो अंत से 12वां था। अब दोस्तों उसने एक और कंडीशन आपको दी है। कंडीशन में बोला है पी और ए के बीच में, क्या बोला है? पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो पी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो उसने बोला है कि पहली लाइन में ए नाम का बंदा पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है। ठीक मध्य में कैसे बैठेगा? अगर पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो ठीक मध्य में बैठेगा तभी जब क्यू और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति हों। बोलो भाई, आप कहोगे ठीक मध्य में तभी बैठेगा जब इनके बीच के व्यक्ति समान हों। अब बोलो, आप कहोगे हाँ सर। प्रश्न में पूछा गया है कुल पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब गौर से देखिए, पी तक तो 18 थे। आप कहोगे ठीक है, पी को सहित 18 मान लिए। दोस्तों 2 पी ए के बीच में थे और 2 दोस्तों क्यू और पी के बीच में थे। और क्यू तक कितने थे? तो आप कहोगे 12 थे। तो टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 12 4 16 18 34। कितना हो जाएगा? 34। तो आप क्या बोलोगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्त। क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी। मैं कह दूंगा भाई गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? प्रत्येक बच्चा यही गलती करता है। ठीक है, मैं भी पढ़ता था, मैं भी ऐसी गलती ही करता हूँ। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ कभी कभार, तो हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है। देखो कैसे करना है, मेरी बात को समझो भाई। 18 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 20 हो गए। 2 यहाँ पर 22 हो गए। 22 12 34। लेकिन आपने इसको क्यों नहीं लिया? इसको शामिल क्यों नहीं किया भाई? ये भी तो बंदा बैठा था दोनों के बीच में। तो अब बोलोगे कि आप 35। क्या बोलोगे दोस्त? अब बोलोगे आप 35। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी को सही उत्तर लगाओगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है साथियों। बोला है एक आदमी बिंदु ए से चलता है। यानी ए नाम के बिंदु से कोई बंदा चलना प्रारंभ करता है। वो कह रहा है कि आदमी 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है। दोस्त वो बंदा जो है वो कितनी दूर जा रहा है? दूरी 5 किलोमीटर की तय कर रहा है। उसने बोला है दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। साथियों दाईं ओर मुड़ने का मतलब है अगर उसका मुख पूर्व में है, दाईं ओर मुड़ने के लिए साथियों उसको दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर। ठीक है, समझते जाना है।
भाई कितने किलोमीटर की कहा है, जो प्रश्न कह रहा है वो कर दो, 4 किलोमीटर चलना है, चला दीजिए। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। भैया अब वो यहाँ से भी दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से भी दाईं ओर मुड़ता है, लेकिन उसने कहा है कि वो केवल और केवल 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की भैया, केवल और केवल 3 किलोमीटर की। अब कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। साथियों यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ता है और इस बार वो क्या कर रहा है, इस बार यहाँ से वो दाईं, 1 मिनट ये टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई, यहाँ से अब की बार जब वो दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाने के लिए वो टोटल ओवरऑल 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितनी तय कर रहा है भैया, 6 कर रहा है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। आगे बोला हुआ है फिर पूर्व की ओर चलता है 6 किलोमीटर, वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से दोस्तों अब ये फिर से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है मेरे भाई, याद रखोगे 6 किलोमीटर चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है, चला देते हैं। ठीक है, अब देखिए बोला है दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा है प्यारे दोस्त और कितना चल रहा है, आप कहोगे 2 किलोमीटर चल रहा है। कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, बी पर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है, बी पर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। देखो दी गई सारी कंडीशन हमने पूरी कर दी है मेरे भाई। क्या कर दिया है दोस्त, दी हुई सारी कंडीशन पूरी कर दी हैं। पूछा है ए और बी के बीच की दूरी, यानी ए यहाँ पर है और बी यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो क्या बता पाओगे, बिल्कुल मेरे भाई। कैसे बता पाओगे, गौर से समझना है। देखो अगर मैंने सबसे पहले इसको 5 किलोमीटर चलाया था और नीचे 3 चल गया तो दोस्तों 3 दिशा ये कितनी रही होगी, ये 3 किलोमीटर की दूरी रही होगी। आप कहोगे हाँ, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक चला है 6 किलोमीटर और उसके बाद आपको पता है 3 ये है, तो यहाँ से इसके सम्मुख ये भी 3 हो जाएगी। अगर वो ऊपर ओवरऑल 6 चला है, ऊपर ओवरऑल 6 चला है तो 3 ये रही होगी। बोलो क्या बोलोगे, 3 ये रही होगी। अगर 3 ये है और आपको पता है, आपको क्या पता है कि अगर मेरे भाई 3 ये है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो 3 ये भी हो जाएगी। बोलो दोस्त 3 ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब समझना है, अब समझना है आपको चलाना कैसे है। देखो मैं अब दूसरा कलर लूँगा यहाँ से। अब वो प्रारंभिक बिंदु यानी ए से बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त, ए से बीच की दूरी है। गौर से समझना है, कहाँ से, ए से लेकर के बी के बीच की दूरी, ए से लेकर के बी के बीच की दूरी। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अगर ए से बीच की दूरी, बी से ए से बी तक के बीच की दूरी पूछता है तो हम क्या बोल देंगे, सर देखिए 5 किलोमीटर तो वो यहाँ तक चल लिया था। ठीक है, ये ओवरऑल दूरी कितनी थी, 5 थी, और उसके बाद 3 ये चल लिया तो 8 हो गया, और 1 ये चला तो 9 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी साथी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, इस बात को याद रखना है। ये इसका एकदम राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर एकदम सही उत्तर है। और दोस्तों जिनको नहीं समझ में आया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार फिर से इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आओ। डायरेक्शन और डिस्टेंस का प्यारा सा प्रश्न था। अगला प्रश्न एक और श्रृंखला से है, बोला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। बताइए, सबसे पहले 3 लिखा है, क्या लिखा है साथी, सबसे पहले 3 लिखा है, उसके बाद में 7 लिखा है, आगे देखो 22 लिखा है, उसके आगे 45 है, उसके आगे 116 है, और हमें अगला वाला बताना है, अंत का पद बताना है। बताइए भाई, इसको तो बता पाओगे आप लोग। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, देखो गौर से समझो। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक प्यारा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ये दोस्तों लिखा गया है 2 का स्क्वायर माइनस का 1। क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर माइनस का 1। प्यारी साथियों यहाँ पे लिखा गया है 3 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 ये लिखा है। ओ हो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा आप लोगों का 5 का स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस का 3। इसको देखोगे तो प्यारे साथियों ये है आपका 7 का स्क्वायर और माइनस का 4। क्या है, 7 का स्क्वायर 49 और 4 घटेगा तभी 45 आएगा। अगर प्यारे साथियों इसको देखोगे तो ये आप लोगों का होगा कितने का, 7 9 कटेगा अभाज्य, चूँकि 2 है अभाज्य 11। देखो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 11 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का इस बार में 5 आएगा। अगर आप यहाँ पे गौर से देख पा रहे हो, अगर एक गौर कर रहे हो तो पहली बार में 1 घटा है, दूसरी बार में 2 घटा है, तीसरी बार में 3 घटा है, चौथी बार में मेरे भाई 4 घटा है, और 5वीं बार में 5 घटा है। तो अगली बार कितना घटेगा, आप कहोगे 6 घटेगा, सीधा सीधा 6 घटेगा अगली बार में। लेकिन आएगा क्या, तो अब आप मेरी बात यहाँ से समझो। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। तो दोस्तों अगली वाली अभाज्य क्या होगी, तो आप कहोगे 13। अगली वाली अभाज्य 13 होगी। स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर में करके कितना घटाना है, 6। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगर 6 घटा दोगे तो प्रश्न का उत्तर 163 आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्त, 163 आएगा, याद रखेंगे।
163 को हम यहाँ पे रख देंगे और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको फंसाएगा। अगले प्रश्न में आओ, अक्षर समूह से संबंधित देखिए, अक्षर समूह से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। बोला है उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो गौर से समझो, सबसे पहले जी लिखा है दोस्तों, उसके बाद एस लिखा है, एस के बाद में डी लिखा है, डी के बाद में एल है। इसका संबंध जो बनाया है वो जे, और इसके बाद में पी, फिर जी, फिर दोस्तों आई से है। ठीक है, इसके बाद कोडिंग किसकी बतानी है, यू, सी, दोस्तों डब्ल्यू और एफ। ये हमारे पास कुछ लेटर हैं, इनकी कोडिंग बतानी है। गौर से समझना है आपको, इसका जो लॉजिक है अच्छा सा लॉजिक होगा। देखिए जी 7 पर होता है, जे 10 पर है, क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। यहाँ पे ये 19 पर होता है, यहाँ पे पी 16 पर है, माइनस का 3 हो गया। डी 4 पर होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 7 हो गया है तो 4 3 7 प्लस का 3 हो गया। ये 12 पर होता है, एल कितने पर होता है तो 12 पर होता है। आई 9 पर होता है तो दोस्तों माइनस का 3 हो गया। यानी एक बार में प्लस का 3, दूसरी बार में माइनस का 3। 21 में से दोस्तों 3 जोड़ोगे, 21 में 3 जोड़ोगे 24, मतलब एक्स से शुरुआत होगी। दोस्तों अगले वाले को देखिए, अगले वाला क्या है, अगला वाला सी है, अगला वाला सी है तो सी होता है हमारा कितने पर, 3 पर। तो 3 में 3 घटेगा, 3 में 3 घटेगा तो क्या आना चाहिए, आप कहोगे 3 में 3 घटेगा 0, अर्थात जेड आएगा भैया। कितना आएगा, जेड। सी को हम 29 भी लिख सकते हैं, 29 में 3 घटाओ 26 पर जेड आता है। उसी प्रकार से डब्लू है, डब्लू मतलब 23 पर, 23 3 26, यानी एक और जेड आ जाएगा, एक और जेड आ जाएगा प्लस 3 होकर के। ठीक है, और एफ में प्यारे दोस्तों 3 घटा दोगे जो कि 6 पर होता है तो बचेगा कितना, सी। प्रश्न का उत्तर होगा एक्स डबल जेड सी। एक्स डबल जेड सी को अगर आप देख पाएंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा, याद रखेंगे। 6वें का एक सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आओ, अगला प्रश्न आपको समीकरण संतुलित करने के लिए दिया गया है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझिए। दोस्त लिखा गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को बदल दें ताकि समीकरण सही हो जाए। तो देखो मेरी बात को समझो, मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ कि भाग को आप ऐसे स्थान पर स्थानांतरित कीजिए ताकि हमारा प्रश्न का उत्तर एकदम सही आ जाए। भाग ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ से आसपास की संख्याएं पूरी तरह से विभाज्य होती हों। तो गौर से समझो, क्या 6 का भाग 4 में जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, 4 छोटी है 6 बड़ी है, तो 6 का भाग तो 4 में नहीं जाएगा। तो मैं पहला ही ऑप्शन उठाता हूँ, पहला ही ऑप्शन उठाने का प्रयास करता हूँ, यानी 4 के स्थान पर जहाँ भाग है वहाँ पे गुणा रख दूंगा, 6 कर दूंगा दोस्त। प्लस को प्लस रहने दीजिए, माइनस को माइनस रहने दीजिए। 48 है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जहाँ गुणा था इसके स्थान पर भाग लगाना है, आगे 8 लिखना है और बराबर में क्या हमारा 27 आ पाएगा इसका प्रयोग करके। क्या ऑप्शन नंबर 1 का प्रयोग करके 27 आ पाएगा, चलिए देखते हैं। देखो इसमें लगाओ बोर्ड मास, क्या लगाएंगे भाई, हम लोग इसमें लगाएंगे बोर्ड मास, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, BODMAS। ठीक है, ये रहा बोर्ड मास। 8 छंग 48, 6 बार में कटेगा, माइनस का हो जाएगा। 6 चौके 24 भैया, 6 चौके 24, प्लस में यहाँ पे 9 है, माइनस का 6, यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे घटा दो, या फिर 24 9 जोड़ दो 33 हो जाएगा, और 33 में से 6 घटाओ तो आ जाएगा प्यारे दोस्तों 27। तो आप यहाँ से कह पाओगे कि सर 27 के बराबर में 27 है। तो कौन से विकल्प से आया है LHS = RHS, बताओ। आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर 1 से ही आया है, ऑप्शन नंबर 1 से ही आया है, तो ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न भैया कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर के क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 28 फरवरी का दिन है प्यारे दोस्तों, 28 फरवरी है, समय 2017 का है, बोला गया है मंगलवार है। क्या है दोस्त, मंगलवार है, याद रखेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, चुटकियों में आंसर आएगा, एक बार लिख लेने दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है 28 फरवरी का, क्या पूछा है, 28 फरवरी 2019 का दिन कौन सा होगा, ये बता दो। नहीं बता पाओगे, कल ही बताया था ऐसा प्रश्न। तो अगर सेम डेट आपको दी जाए, अगर मैं 28 फरवरी 2017 से लेकर के 28 फरवरी 2018 पे जाऊंगा तो टोटल 365 दिन होंगे, एक साल में 365 दिन, चूंकि लीप वर्ष तो है नहीं 2018, तो आप कहोगे हाँ। तो दोस्तों 28 फरवरी 17 से 28 फरवरी 18 पे जाने पर 365 दिन मिलते हैं। और आप सभी को पता है, मैंने पिछली बार में कई बार कराया है कि 365 में जब भी 7 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर सीधा 1 आता है। क्या आता है, 1। तो 17 से अगर हम लोग 18 पे जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहोगे 1 आएगा। बोलो भाई रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं वही बात 18 से 19 की करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। बोलो एक और आ जाएगा, 17 से 18 पर 1,
और एक 18 से 19 पर, यानी टोटल 2 रिमाइंडर। और अब ये 2 रिमाइंडर हमें मंगलवार में जोड़ना है कि घटाना। अगर कैलेंडर में आगे जोड़ जा रहे हो तो जोड़ दो, आगे जा रहे हो तो मंगल में 2 जोड़ दो, अगर पीछे आ रहे हो तो कैलेंडर में 2 घटा दो। तो आप कहोगे 17 से 19 यानी आगे जा रहे हैं। तो मंगल के बाद क्या होता है दोस्तों? बुध होता है। बुध के बाद आता है गुरुवार। क्या आता है? गुरुवार। तो आप कहोगे कि जो 28 फरवरी 2019 है उसका दिन गुरुवार होगा। गुरुवार को ही प्यारे दोस्तों हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। विषम दिन से लगाना है, आ जाएगा, आसानी से आएगा। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में पूछा है 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक जो है उनमें से दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? भाई ये क्वेश्चन वो वाले हैं, आपने देखा होगा हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग पूछ लेते थे, हैं तीतुर के आगे 2 तीतुर, तीतुर के 2 पीछे तीतुर, ऐसे करके बताते थे कितने तीतुर हैं। ये ब्लड रिलेशन में है वैसा ही क्वेश्चन। बोला है 2 अमेरिकी जा रहे थे, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? यहाँ संख्या नहीं बतानी है, उसने सीधा कह दिया कि 2 अमेरिकी हैं, उनमें से एक जो है वो दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में आपस में क्या संबंध है? पिता पुत्र का है, माता पुत्र का है, माता पुत्री का है, या पति पत्नी का है? बताओ। अब देखो मेरी बात को समझना, मैं मान लेता हूँ एक अमेरिकन ए है, एक अमेरिकन बी है। कह रहा है एक दूसरे के बेटे का पिता है, इनमें से जो एक ये है, एक ये है, ये दूसरे के बेटे का पिता है, दूसरे के बेटे का क्या है? पिता है। तो पिता कैसे बनेगा? जब इस बेटे की ये माँ बन जाए। बोलो भाई क्या बन जाए? माँ। तो अर्थात इनकी शादी करानी पड़ेगी, ये माइनस। तो वो 2 अमेरिकी मैंने कौन माने थे? ए और बी, ए और बी माने थे। अब भैया हमने कहा एक दूसरे के बेटे का पिता है, जो एक ए है वो दूसरे बी के बेटे का पिता है, तो कैसे बनेगा? आप कहोगे भैया इनकी शादी हो गई, अर्थात ये क्या हो गए? हाफ पैंट एंड पाइप हो गए, सॉरी हस्बैंड एंड वाइफ हो गए ये तो कॉमेडी हो गई, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ हो गए, तो पति और पत्नी, पति और पत्नी यानी हाफ पैंट और वाइफ। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और ब्लड रिलेशन का है। प्यारे दोस्तों जिनको भी दिक्कत होती है देखते रहना है, मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा देता हूँ। मैं पति पत्नी के लिए इस प्रकार के एरो का यूज करता हूँ। इसके अलावा जहाँ पे पुरुष होगा वहाँ पे प्लस लगाएंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे आपका यानी कि स्त्री होगी तो वहाँ पे माइनस लगाएंगे। महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस, और पति पत्नी के लिए संबंध बाद बाकी पीढ़ी का आप लोग ध्यान रख लेंगे। अगले प्रश्न में आओ, सॉरी इसी प्रश्न को बताओ। बोला है पी क्यू के पिता हैं, तो हमने कहा पिताजी कहाँ होते हैं? हमसे ऊपर होते हैं। तो ये जो पी हैं ये पिता हैं किसके? क्यू के। किसके पिता हैं? क्यू के। अभी उसने ये नहीं कहा कि क्यू कौन है, क्यू के बारे में कुछ नहीं दिया, इतना दिया कि पी जो है वो पिता है। तो मैंने कहा पिता है प्लस लगा दीजिए। उसने बोला है और आर के नाना है। किसके नाना है भैया? आर के नाना। तो नाना से पता चलेगा कि क्यू क्या है? क्यू एक लड़की है, क्यू एक लड़की है, तभी तो आर के नाना बनेंगे पी। बोला है पी क्यू के पिता हैं और किसके नाना हैं? तो आप कहोगे आर के नाना है। आर के नाना कैसे बनेंगे? जब आर की मम्मी होगी और मम्मी का पापा ही तो हमारा नाना होता है। दादा तो हमारे पिताजी के पिताजी होते हैं और जो मम्मी के पिताजी होते हैं वो नाना जी होते हैं। प्रश्न में बोला है आर जो है वो एस का भाई है। आर जो है किसका भाई है? ये भाई है किसका प्यारे दोस्तों? एस का। याद रखेंगे। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, सॉरी एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट में फिर से देखता हूँ। बोला है पी क्यू के पिता हैं, तो ये जो पी हैं ये पिता हो जाएंगे किसके? क्यू के पिता हो जाएंगे। आगे बोला गया है, आगे बोला है और जो है नाना किसके हैं? और नाना है आर के। तो आर के नाना कैसे बनेंगे? जब ये यहाँ पे इसका पुत्र बन जाए। चलिए अभी छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी क्यू को छोड़ देते हैं। बोला आर एस का भाई है। नाना यहाँ से भी बन सकते हैं दोस्त, याद रखेंगे, यहाँ से भी नाना बन सकते हैं, समझ लेना है। यहाँ से भी नाना बन सकते हैं अगर पी की एक पुत्री अलग से हुई। अगर ये पुत्री हुई तो दोस्तों इसका पुत्र हो जाएगा आर, समझ लेना है, ये पुत्र हो जाएगा आर। देखो आर बोलेगा मेरी मम्मी और मेरी मम्मी के पापा अर्थात मेरे नाना, ठीक है। अभी क्यू को मैंने मम्मी नहीं बनाया है। प्रश्न में बोला है आर एस का भाई है। ये जो आर है ये भाई किसका है? एस का है। बोला है एस की माता टी, एस की जो माता है टी, एस की माता टी, यानी कि जो आर और एस हैं इनकी माता कौन है? टी है। एस की माता टी का विवाह, अब विवाह वाली बात आई है तो हम इस चिन्ह का यूज करेंगे। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। किससे हुआ है भैया? वी से हुआ है, तो वी के लिए प्लस लगा देंगे। टी जो है वो क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है। देखो अब ये संबंध आ गया यहाँ से, टी क्यू की बहन है। बोला है वी का पी से क्या रिश्ता है? वी का पी से लगा है पी के साथ, तो पी क्या बोलेगा? पी बोलेगा मेरी बच्ची है ये टी,
और मेरी बच्ची का जो हस्बैंड होगा वो मेरा दामाद होगा। प्यारे दोस्तों, बच्ची का हस्बैंड दामाद होता है, याद रखेंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में बोला किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ कॉटन मेक्स थ्रेड है और 827 का अर्थ है थ्रेड्स मेक्स क्लॉथ और 213 का मतलब है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो दोस्तों हमें किसका कोड बताना है? सॉफ्ट का बताना है। दोस्तों गौर से समझिए, किसका बताना है? सॉफ्ट का। एक लाइन में आंसर आएगा। सॉफ्ट कहाँ पे है? ये है, सॉफ्ट ये है और इनके लिए ये कोड तीनों के लिए ये दिया था। इन तीनों के लिए कोड क्या था? ये था। अब आप अगर गौर से देखो तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ लेटर गायब कर सकता हूँ। कौन कौन से? देखो मैं अभी जादू दिखाता हूँ, जमूड़े जादू दिखा दे। देखो ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अर्थात तीसरी लाइन में कॉटन कॉटन कॉमन मिल गए। ठीक है, अब 3 बचा है, 3 को छोड़ दो, 2 का कोड 27 के साथ 2 में मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ से एक क्लॉथ मिलेगा और यहाँ भी क्लॉथ मिलेगा। अब बच क्या रहा है? संख्या बची हुई है आपके पास ये 3। कौन सी 3? तो ये जो 3 संख्या है बचे हुए सॉफ्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो प्रश्न का सॉफ्ट का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। क्या होगा दोस्तों? विकल्प नंबर 3 होगा। इस बात को याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दोस्तों इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें जिनका क्रम वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। दोस्तों मेरी बात को समझना है, यहाँ पे कुछ लेटर कॉमन है, उनसे हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा एम कॉमन है, ई कॉमन है और टी कॉमन है। उसके बाद एम ई टी यहाँ भी कॉमन है। अब दोस्तों इसके बाद हम छेड़छाड़ किससे करेंगे आपको बता देते हैं। आई 9 पर होता है, एच दोस्तों 8 पर होता है, ई कितने पर होता है? 5 पर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आर कितने पर होता है दोस्त? 18 पर होता है। और टी कितने पर होता है? तो आप कहोगे 20 पर होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए, तो हमने कहा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अगर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? जो सबसे छोटा है, यानी 5, विकल्प नंबर 5 में 5 दिया है, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या है? 8, यानी विकल्प नंबर 3 आ जाएगा। बोलो भाई क्या आ जाएगा? विकल्प नंबर 3 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है? 9, इसके बाद में 9 है यानी विकल्प नंबर 1 आ जाएगा। इसके बाद में 18 है यानी विकल्प नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद में 20 है यानी विकल्प नंबर 4 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 2 4 1 2 5 3 1 1 2 4 ये ऑप्शन नंबर 2 में होगा। 5 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर किस में होगा? याद रखेंगे 2 में होगा। यहाँ पे ये सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न में आओ। प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक जैसे हैं, एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग अक्षर समूह की पहचान करो। तो दोस्तों इनको हम किससे करते हैं? स्थानीय मान से। गौर से समझना है, डी हमारा 4 पर होता है, जी हमारा 7 पर होता है, एल हमारे पास 12 पर होता है, बी हमारा 2 पर होता है, एफ हमारा प्यारे दोस्तों 6 पर होता है और दोस्तों आगे देखोगे तो जे 10 पर होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए के कितने पर होता है? के प्यारे दोस्तों 11 पर होता है। ओ कितने पर होता है? 15 पर होता है। एस कितने पर होता है? 19 पर होता है। एम को देखोगे तो 13 पर होता है। क्यू हमारे प्यारे दोस्तों 17 पर होता है। ठीक है, 17 पर। और यू हमारा 21 पर होता है। तो अब मुझे बताओ इसमें विषम क्या है? अंतर देखते हैं। अंतर देखेंगे 4 3 7 3 का अंतर है, 7 5 12 5 का अंतर है, 4 2 6 4 का अंतर है, 6 4 10 4 का अंतर है, 11 4 15 15 4 19, 13 4 17 17 4 21। तो आप क्या बोलोगे विषम क्या है? अब तो आ गया उत्तर। अब क्या है विषम? भैया ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि इसका अंतर अलग है, जबकि 3 विकल्पों का अंतर कितना है? हर बार में 4 4 का, वहाँ 3 5 का मिल रहा है, इस कारण गड़बड़ है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न कोडिंग ब्लड से है। कोडिंग ब्लड को देखते हैं। सॉरी, कोडिंग ब्लड नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग है। निश्चित कोड भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है, रोबन को ये लिखा जाता है। तो नेटम का कोड क्या होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है TABLE। ठीक है, TABLE ये लिखा गया है। इसको लिखा है 20 1 2, उसके बाद में 12 और 5, इसी प्रकार से लिखा है। बोलो दोस्त, 20 1 2 सॉरी 20 12 12 5, तो 20 12 12 5 हमने लिख दिया। अब कोडिंग किसकी है? रोबिन की। ROBIN, ये रहा ROBIN। ठीक है, समझते रहना है, अच्छे से समझते रहना है दोस्त। इसको लिखा गया है 18 15 और 29 और दोस्तों 14, ऐसे ही तो लिखा गया है 18 15 29 14। ठीक है, हमें कोडिंग किसकी बतानी है? हम तो भाई कोडिंग बनाएंगे नेटम की, NATOM। क्या इनमें सम्मुख लेटर मिल रहे हैं? क्या कहीं एम मिला है टेबल में? नहीं मिला। क्या यहाँ एम है? नहीं है। तो दोस्तों इनकी कुछ कोडिंग है, और इनकी जो कुछ कोडिंग है वो कोडिंग समझना है। T20 पर होता है, A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, L 12 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर, O 15 पर, B 2 पर, दोस्तों I 9 पर और N 14 पर।
तो n कितने पर भाई दोस्त हमारे 14 पर होगा, मतलब 14 से शुरुआत होगी, सभी में हो रही है। a कितने पर, 1 पर, 1 पर। t कितने पर दोस्तों, 20 पर, यानी 14 120 आना चाहिए। 14 120 यहाँ भी नहीं है, 14 120 यहाँ भी नहीं है, 14 120 यहाँ है और यहाँ है। इसके बाद में o कितने पर आएगा, o मेरे दोस्त 15 पर आएगा। 20 के बाद में 15 आना चाहिए, 20 के बाद में 15 विकल्प नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर 4 m लास्ट में 13 पर आ जाएगा। तो देख लीजिए 14 120 15 13, 14 120 15 13 ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले प्रश्न में आइए, बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से ज्ञात कीजिए। करते हैं। कार अगर ड्राइवर से संबंधित है तो हवाई जहाज किससे है? तो बोलोगे भाई कार जो होती है उसको चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर होता है। कौन होता है? कार चलाने वाला ड्राइवर। तो एरोप्लेन चलाने वाला कौन, यानी हवाई जहाज। एरोप्लेन कौन चलाएगा भाई, बताओ? हवाई जहाज कौन चलाएगा? पायलट चलाएगा। कौन चलाता है? हवाई जहाज का जो ड्राइवर होता है वो पायलट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में एक सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है? जिनके बाद में एक सम संख्या है, पहले विषम संख्या है। तो बाद में 2 सम है, पहले विषम 3 है। इसमें देखो, इसमें पहले विषम है लेकिन बाद में सम नहीं है। इसमें पहले सम है, ये तो गलत हो गया। इसमें दोस्तों पहले बाद दोनों में विषम है। ठीक है, पहले विषम होना चाहिए, बाद में सम होना चाहिए। पहले विषम होनी चाहिए, बाद में सम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जीरो भी नहीं करना है। अब देखो पहले सम होनी चाहिए थी, पहले सम यहाँ पे कितनी विषम हो गई। अब देखो एक ये और मिल जाएगा 704 का, यहाँ पे एक ये और मिल जाएगा। गौर से देखिए, पहले विषम बाद में सम। अब इस जीरो में दोनों आसपास सम है, तो क्या बोलोगे कि ऐसे 3 जीरो हैं, ऐसे 3 जीरो हैं जिनके पहले क्या है, एक विषम है बाद में सम है, एक विषम है बाद में सम है, फिर एक विषम है बाद में सम है। इस प्रकार से 3 जीरो मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य केवल और केवल आपकी नज़र को परखना होता है। अगले प्रश्न में आइए, एक और कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में पूछा गया यदि वाटर को ये लिखा जाता है, ड्रीम को ये लिखा जाता है, तो टाइगर का कोड क्या होगा? गौर से देखो, WATER दोस्तों, WATER ये आपका वाटर लिखा है, इसको लिखा जा रहा है XC, इसके बाद में क्या है W, इसके बाद में क्या है I, इसके बाद में क्या है W। ठीक है दोस्तों, आगे दिया गया है ड्रीम, DREAM, ये रहा ड्रीम। ड्रीम को प्यारे साथी कैसे लिखा जा रहा है? आप कहोगे ड्रीम को लिखा जा रहा है ईथर, ET, उसके बाद में H, फिर क्या है E और R, ये देखिए। अब दोस्तों इसके बाद में लिखा है टाइगर, TIGTI, इसके बाद में क्या है दोस्त, इसके बाद में G, फिर E और R। क्या ये देखो इनमें सम्मुख मिल रहे हैं? क्या T मिल रहा है कहीं पे? आप कहोगे मिल रहा है। क्या I मिल रहा है? भाई ना तो वाटर में I है, ना ही टाइगर में I है। तो यहाँ पे अब लगा है लॉजिक, यानी 23 है दोस्तों, यहाँ पे आया है 24। ठीक है, ये 24 पर है x कितने पर होता है? 24 पर। A 1 पर, ये 3 पर है, तो 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, आगे देखोगे 20 से 23 हुआ, 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। इसमें भी D में 1, R में 2, E में 3, A में 4 और M में 5, 13 5 18। ठीक है, अब देखो T में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? U से शुरुआत होगी, और इसके बाद में R में लास्ट वाले में 5 जोड़ना है, तो 18 5 23 मतलब W। शुरुआत तो U से होगी, अंत W से होगा, तो 2 विकल्प ये गलत कर दो, शुरुआत U से नहीं हो रही है। इसके बाद में देखो सेकंड लास्ट चेक कर सकते हैं क्या? सेकंड लास्ट मतलब 4 जुड़ना चाहिए, 5 4 9 I आएगा। कितना आएगा? I आएगा भाई, I आएगा तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में I है, यहाँ पे तो J है, ये गलत हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपका उत्तर बनेगा, पहले 9 में से 2 जोड़ेगा 11, और यहाँ पे J आ जाएगा 7 3 10। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में आओ, 1 2 3 क्रम से जुड़ रहा था। अगला प्रश्न भी एक प्यारा सा प्रश्न है, सार्थक क्रम व्यवस्थित करना है शब्दों को। प्रौढ़ता है, शैशवावस्था है, आगे बचपन है, किशोरावस्था है। तो सबसे पहले बताओ क्या आएगा? तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 2 आएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है? आपने पढ़ा होगा यदि चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे आता है ऐसा सप्लीमेंट कहाँ पे सॉरी ऐसे शब्द कहाँ पे देखने को मिलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट में, जब हम BTC या प्यारे दोस्तों क्या कर रहे होते हैं? B.Ed कर रहे होते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था बच्चे की सबसे छोटी अवस्था होती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों बच्चे का क्या आता है? बचपन आता है। बचपन आता है तो हम कहेंगे बचपन। ठीक है, और बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है 12 से 16 के बीच में, वो प्यारे दोस्तों कहलाती है किशोरावस्था। क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था आ जाएगी। और अब प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं, तो ये बच्चे की एक
ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा युवा और बुढ़ापे के बीच में होता है, यानी युवा भी नहीं है बुढ़ापा भी नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं अधेड़ व्यक्ति, वो प्रौढ़ावस्था आती है, तो ये लास्ट में आ जाएगा। 1 नंबर लास्ट में होना चाहिए, तो 1 नंबर लास्ट में यहाँ पे नहीं है, 1 नंबर लास्ट में यहाँ पे नहीं है। शुरुआत 2 3 4 से होनी चाहिए, शुरुआत 2 3 4 से होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 3 4 से होगी शुरुआत, ये गलत हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पे क्या आना है, तो आपको गौर से समझना है। सबसे पहले एक ट्राइंगल था, इसके अंदर दोस्तों एक वर्ग दिया गया था, उसके अंदर क्रॉस लगा था। तो अब की बार में उसने क्या किया, जो अंदर का वर्ग था वो बाहर कर दिया, और ट्राइंगल जो बाहर का था, जो प्यारे दोस्तों बाहर का ट्राइंगल था उसको अंदर कर दिया, क्रॉस को क्रॉस रहने दिया। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर का है उसे बाहर लाओ। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे एक अंदर ट्राइंगल है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, बाहर लाओगे, ठीक है। इसको प्यारे साथियों आप लोग बाहर लाओगे और इसके अंदर सर्कल हो जाएगा, और सर्कल में लगा होगा नीचे क्रॉस, ठीक है, सर्कल में लगा होगा भीतर क्रॉस। गौर से समझना है, सर्कल में क्या लगा होगा दोस्त, क्रॉस लगा होगा, बाहर ट्राइंगल होगा। तो ऐसा कहाँ पे है, ऐसा कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए, जो एज इट इज़ आपका संबंध बना पा रहा है। यानी कि एक आपके पास त्रिभुज है, उसके अंदर सर्कल है, क्रॉस को क्रॉस हमने रहने दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पे उल्टा है, डी नंबर में गलत हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, 19 का प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। यानी कि एक आपको आकृति दी गई है प्यारे दोस्तों, ये छिपी हुई आकृति हमें ज्ञात करनी है, कहाँ पे छिपी है। गौर से देखो, कुछ इस प्रकार से आकृति है, बताइए क्या पहला विकल्प देख सकते हैं हम, क्या पहला विकल्प हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं भाई, बिल्कुल देख सकते हैं दोस्त। यहाँ से इस प्रकार से आया हल्का सा और यहाँ पे चला गया, तो ये पहला ही विकल्प दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से नीचे गड़बड़ हो रही है इसमें, तो यहाँ से आएगा लेकिन ये नीचे थोड़ा सा जाना चाहिए था यार, थोड़ा सा जाना चाहिए था, कुछ इस प्रकार से होता, ये भी गलत है। यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ हो सकता है। बोलो दोस्त, यहाँ पे देखो इसका जो कॉर्नर है ये थोड़ा दबा हुआ सा है, जो कि इसमें दे रखा है, जबकि इसका कॉर्नर थोड़ा उभरा हुआ है, तो ये डी नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने दर्पण है और इस छवि को हमें इस तरफ पलट देना है, इस तरफ पलट देना है। तो दोस्तों एक बात याद रखना है, दर्पण के जो नज़दीक होता है वो हमेशा नज़दीक ही रहेगा। जैसे हमने कहा ये बी दर्पण से नज़दीक है, तो जब इस तरफ ये प्रतिबिंब बनाएगा, इस तरफ देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, शायद बन जाए। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है दोस्त, ये इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे जब आप इसको इस दिशा में पलटोगे तो बी नज़दीक रहेगा, उल्टा बन जाएगा। बोलो दोस्त, जो बी होगा वो उल्टा बन जाएगा, ए का ए रहेगा, सी अगर उस दिशा में देख रहा था ये अब इस दिशा में देखने लगेगा। कहाँ पे देखने लगेगा, इस दिशा में। ऐसा होना चाहिए, ए का ए, बी का बी, और सी पास में नहीं होना चाहिए दोस्त, पास में नहीं होना चाहिए। ये सी आपका गलत दिशा में है, देखो ये सी गलत दिशा में है, ये बी हो सकता है, यहाँ भी सी गलत है, यहाँ भी सी गलत है। ऑप्शन नंबर बी दोस्त एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी एज इट इज़ आपका ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, याद रखेंगे। तो 21 का बोलेंगे दोस्त सभी प्यारे दोस्त, बी नंबर सही है। अगले प्रश्न में आओ। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प विषम है। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, देखिए बोला है कौन सा विकल्प विषम है। कैसे बता पाओगे आप, कहोगे एक त्रिभुज है, यानी 3 भुजाओं से निर्मित आकृति, 3 भुजाओं से निर्मित एक प्यारे साथियों आकृति है, और उसमें 3 डंडे लगे हुए हैं। कितने लगे हैं, 3 ये आपके डंडे लगे हुए हैं, याद रखेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये 6 भुजाओं से निर्मित एक आकृति हमको मिलेगी, 6 भुजाओं से। लेकिन इसमें जब डंडों की संख्या आएगी तो ये डंडे केवल और केवल मुझे 5 दिख रहे हैं। 5 क्यों दिख रहे हैं, देखिए थोड़ा नज़र कमज़ोर है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ दोस्त 5 ही हैं। 6 भुजाओं की आकृति में केवल 5 डंडे, 3 भुजाओं में 3 थे दोस्तों। ये 4 भुजा की आकृति, 4 भुजा की आकृति, या इसमें क्या हो जाएगा, चारों के चारों डंडे। तो 4 भुजा में 4 डंडे, लेकिन यहाँ पे 5 डंडे थे, ठीक है। यहाँ पे 4 भुजा की आकृति 4 डंडे, 3 भुजा की आकृति 3 डंडे। अब दोस्तों पंचभुज की आकृति दे रखी है, किसकी, पंचभुज की। तो पंचभुज में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, पंचभुज में भी 5 डंडे हैं, ठीक है। लेकिन इस 6 भुज वाली आकृति में केवल 5 आकृतियाँ दी गई हैं ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत हैं। यानी जितने भुजाओं की आकृति थी उतने ही हमें ये डंडे दिए जाने चाहिए थे, उतने ही ये डंडे दिए जाने चाहिए थे, लेकिन बी में ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये विषम है। अगले प्रश्न में आओ। बोला है उस आकृति का चयन करें जो शेष एक से अलग है। भाई ये तो आसान है, ये देखो क्षैतिज कटी हुई हैं,
जबकि ये ऊर्ध्वाधर कटी हुई है, तो डी नंबर जो ऊर्ध्वाधर कटी है वही विषम है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझिए। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो वन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। क्या बोला है? जो वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, ये बताना है। सबसे पहले कमीज है, पतलून है और कपड़े हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना है, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? कपड़ों को। कपड़ों में हमारी क्या आती है दोस्त? आप कहोगे कमीज आती है, कमीज आ जाएगी। कपड़ों के अंदर ही हमारी पतलून भी आती है, ठीक है, पतलून भी आती है। तो ना तो कमीज पतलून का कोई संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से कपड़ों के अंतर्गत कमीज और पतलून अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। 25 नंबर में बोला है अनुकूलन से अभिप्राय होता है अनुकूलन से अभिप्राय होता है सभी तरह की स्थिति एवं परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना। उपरोक्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए एक पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए? यानी अनुकूलन के अनुसार आपको सभी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना है, और ये जो संदर्भ दिया है इसके अनुसार आपके अनुसार एक पुलिसकर्मी हैं आप, तो इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए उपयुक्त है? बोला है अपने क्षेत्र में सभी अच्छे और बुरे लोगों से मेलजोल बनाकर रखना चाहिए। स्थानीय विधायक सांसद से विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। तो भाई ये तो नेगेटिव हो गया, आप काम पॉजिटिव करने जा रहे थे तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कानून के समक्ष उपस्थिति चुनौती के बिना विचलित होते हुए आपको हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून के समक्ष उपस्थिति चुनौतियों के बिना विचलित हुए आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए मतलब अनुकूलन के प्रति परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना चाहिए, बन सकता है। बोले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए, भाई वरिष्ठ को हम लाभ काहे पहुंचाएंगे? हम तो एक ईमानदार पुलिस अफसर बनेंगे ना। सभी अच्छे बुरे लोगों से मेलजोल, ना तो देखो पुलिस में एक कहावत है, पुलिस ना तो अपने किसी की खास होती है और ना ही किसी की क्या होती है, क्या बोल सकते हैं, दुश्मन होती है। वो केवल और केवल पुलिस अपने मौके का फ़ायदा यानी कर्तव्य परायण का फ़ायदा उठाती है। तो उसके लिए सी एकदम सही है। कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों में विचलित हुए बिना आप हर परिस्थिति में क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न में बोला है पुलिस विभाग के लिए अनुकूलन स्थापित किए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है, जिस कारण अनुकूलन उपस्थित करना आवश्यक होता है। यानी कि एक पुलिसकर्मी के लिए अनुकूलन उपस्थित किए बिना शांति व्यवस्था संभव नहीं है, जिस कारण अनुकूलन स्थापित करना होता है। उसके लिए एक सर्वाधिक तार्किक विकल्प कौन सा है? बताइए, इनमें से सर्वाधिक तार्किक विकल्प कौन सा है अनुकूलन स्थापित करने के लिए? समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव, विकास कार्यों में नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे अनुकूलन बनाना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है। इसके अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त भी व्यक्तिगत रूप से अनुकूलन बनाना होता है। ये भी सही है भाई। कभी कभी यदि पुलिसकर्मी ना आ पाए मौके पे, उसका काम अगर अधिकारी ने आपको सौंप दिया आपके सहपाठी का काम, तो आपको ही करना पड़ेगा वो, ठीक है। आगे बोला है अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने कर्तव्य के मध्य आप हमेशा अंतर विरोध की स्थिति पाते हैं, इसलिए आपको अनुकूलन बनाना होता है। तो ये भी सही है भाई। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पर ही ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलन उसी रूप ढाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है उपरोक्त सभी, क्या बोला है, जो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी में दिया है वो तीनों के तीनों विकल्प आपके सही हैं अनुकूलन स्थापित करने के लिए। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए, आपको बल प्रयोग करना होता है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक होता है। सूझबूझ और तदानुकाल तत्काल निर्णय लेने और लाठी बंदूक से प्रयोग से अधिक कारगर सिद्ध होता है। यानी कि कह रहा है कि सूझबूझ से लिया गया निर्णय, कह रहा है सूझबूझ और तदानुकूल निर्णय लेना लाठी और बंदूक के प्रयोग से अधिकतर कारगर सिद्ध होता है। तो कह रहा है इस विशेष स्थिति या गुण को क्या कहते हैं? बताओ। कर्तव्य परायणता कहते हैं, सत्यनिष्ठा कहते हैं, दयालुता कहते हैं, अनुकूलन की क्षमता। तो भाई हम सभी में पढ़ क्या रहे हैं? अनुकूलन की क्षमता। और प्रश्न में उसने सीधा बोल दिया है कि सूझबूझ से लिया गया निर्णय, सूझबूझ और तदानुकाल तत्काल निर्णय जो लिया जाता है वो लाठी और बंदूक के प्रयोग से कहीं अधिक कारगर सिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो अनुकूलन की क्षमता है ये कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो गुण होता है ये आपका अनुकूलन क्षमता। जैसे कहीं उपद्रव हो रहा था, आप वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी के रूप में गए। दोस्तों उपद्रव में आपने सबसे पहले गए, वहाँ पे जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनको शांत करने का प्रयास किया। आपने उनसे कहा कि आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप डिमांड बताइए। अब ऐसा तो है नहीं किसी की डिमांड ना हो वो उपद्रव करता रहे,
तो वो डिमांड के लिए कुछ लोग निकल के आएंगे, उनसे आप लोग बात करेंगे कि यदि देखो मुझे कर्म करना पड़ा तो मैं लाठी भी चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्त, आप लोग मान जाइए, आपकी मांगें पूरी होंगी। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो आप कहोगे हाँ। और ये पूरी की पूरी आपने जो कार्य किया है ये किस में आता है, अनुकूलन क्षमता के अंतर्गत। सूझबूझ से तदनुकूल तत्काल जो निर्णय लिया जाता है वो बंदूक लाठी से कहीं अधिक कारगर सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में बोला गया है, एक पुलिस कर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता एवं महत्व किस किन परिस्थितियों में प्रासंगिक और उपयोगी होता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर पुलिसकर्मी के अनुकूलन क्षमता का महत्व होता है। तो दोस्तों भीड़ को नियंत्रण करने में, देखो अभी मैंने बताया जैसे भीड़ कहीं उपद्रव कर रही है उसको नियंत्रण करने में अनुकूलन क्षमता उपयोगी होती है। अधिकारियों के साथ कर्तव्य निर्वहन में, बड़े अधिकारियों के साथ जो बड़े लोग हैं हमसे, उनके लिए भी हम ऐसा ही काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों से व्यवहार के संबंध में, तो ये भी सही है। तो यहाँ भी निकल के आएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी। क्या निकलेगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है। बोला है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप अपने कार्यालय में बैठे हैं, अचानक एक व्यक्ति गंदगी और कीचड़ में लिप्त बदहवास दौड़ता हुआ आपके कक्ष में प्रवेश करता है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, कार्यालय में बैठे हुए हैं, अचानक आप देखते हैं कि एक व्यक्ति गंदगी और कीचड़ में लिप्त बदहवास हालत में, यानी वो सूझबूझ उसको होश नहीं है, वो दौड़ता हुआ आपके कक्ष में प्रवेश करता है। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, फौरन गंदगी फैलाने के लिए उसे डांटकर हिरासत में ले लेना चाहिए। आपको थाने की सुरक्षा में तैनात पहरा ड्यूटी में रह रहे कांस्टेबल को तलब कर कड़ी फटकार लगानी चाहिए। एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति आखिर कैसे हुई, ऐसा विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक उसकी समस्या चुननी चाहिए। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाकर अधीनस्थ अधिकारी को बुलाकर व्यक्ति की बात सुनने के लिए उसको भेज देना चाहिए। तो भाई आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप दूसरे के ऊपर काम नहीं टाल सकते हैं। आप सुरक्षा पर तैनात, ड्यूटी पर तैनात है, उसको भी हिरासत में यानी कि उसको तलब नहीं कर सकते हैं। और फौरन गंदगी फैलाने के मामले में आपको केवल और केवल एक ईमानदार पुलिस अफसर बनना है। तो आपसे उस व्यक्ति से पूछना होगा कि उसकी कंडीशन ये कैसे हुई, कैसे वो अचानक ये इतनी गंदगी कीचड़ में भिड़ा हुआ है, आप क्यों दौड़ करके आए, यानी एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति आखिर कैसे हुई, ऐसा विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक उसकी समस्या सुननी चाहिए। तो ये आपके लिए एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 29 का बोलेंगे सभी प्यारे दोस्तों, सी सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आज का गृह कार्य प्रश्न आप सभी के सामने है। ये प्रश्न बोला है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। उम्मीद है क्लास आज की पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है, इस तरह की क्लासेस आप और चाहते हैं, तो आप इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइए। दोस्तों में सेशन शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, इस तरह की क्लासेस यदि आपको पसंद आ रही हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके क्लास को यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। इससे क्या होगा, जो भी आगे आने वाली क्लासेस होगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इससे आपका ही फायदा है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जो भी क्लासेस हो अपडेट पहुंच जाए। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और फिलहाल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से पूरी मेहनत की है तो सिलेक्शन 100% होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।